अगला जो हमारा चैप्टर है कलर्स का, कि हम देखेंगे कि वेबसाइट्स में हम किस तरीके से कलर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं VS कोड पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक H1 क्रिएट करता हूँ और एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इन एलिमेंट्स पे कलर अप्लाई करना है, तो साथ साथ सिलेक्टर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मैं प्राइमरी कलर का क्लास रख लेता हूँ, जिसका क्लास नेम होगा प्राइमरी। ठीक है, और एक सेकेंडरी कलर रख लेते हैं। ठीक है, अब CSS में आके सिलेक्टर्स देख लेते हैं, कौन सा पहले डॉट प्राइमरी कलर। ठीक है, कलर जो टेक्स्ट की हम कलर डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर की। अच्छा, जो वैल्यूज़ है कलर की, वो भी हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला तो ये होगा कि हम कलर का नाम लिख दें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख ब्लू। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लू होगा। इसी तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बॉडी को ही बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और अच्छा, कलर की एक टाइप तो हमने देख ली इम्प्लीमेंट करके कि कलर का नाम लिख दें, और दूसरी टाइप क्या है कि RGB वैल्यूज़ लिख दें। RGB वैल्यूज़ का पता है? RGB मतलब R से रेड, ग्रीन और ब्लू। तो RGB सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में RGB। ठीक है, उसके फर्स्ट चैनल पे हमारे पास देखो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पे कर देते हैं 255 और यहाँ पे भी 255। ठीक है, इस तरह से हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन हो गया है, किस कौन सी वैल्यू से, RGB। तो ये बैकग्राउंड कलर ओवरऑल बॉडी पे हमारे अप्लाई हो गया है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा तरीका। एक और तरीका है जिससे हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं, वो है एक्स वैल्यू। ठीक है, RGB क्लियर है सबको? इसमें तीन चैनल हैं, जिसमें पहला चैनल हमारे पास रेड होगा और दूसरा ग्रीन, थर्ड ब्लू, जिसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कलर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी जो हमने बनाया था क्लास डॉट सेकेंडरी, उसके हम टेक्स्ट को कोई कलर दे देते हैं एक्स वैल्यू की मदद से। एक्स वैल्यू में ऐश, इसकी जो वैल्यू होती है हम उसको ऐश ऐश दे देते हैं। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है हमारे पास RGB, और 0 से 255, यानी 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे RGB में भी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हेक्स कोड यूज हो रहा है। हेक्स कोड का किसी को पता है? हमारे पास नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं रियल लाइफ में, हम कौन से नंबरिंग यूज करते हैं, 0 to 9, जो कि डेसिमल नंबर्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में और भी नंबर फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक ऑक्टल है, हेक्सा है, बाइनरी है, जो कि मशीन लेवल पे यूज होता है। तो हेक्सा क्या होता है, हेक्सा में जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और F तक जाती है।
हेक्सा टू डेसिमल अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंपली होता क्या है कि हेक्सा में 0 से 9 तक तो हमारे बिल्कुल जो डेसिमल में काउंटिंग है बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, लेकिन इसके बाद ठीक है, ये इमेज नज़र आ रहा है, क्लियर है सबको? इसमें 0 से 9 तक तो सारे डिजिट सेम है, लेकिन जैसे ही 10 होगा तो 10 के बजाय एक्स वैल्यू क्या होगी, ए, और 11 की बी, इसी तरह 12 की सी, डी, ई और एफ। एफ यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है 15। अच्छा, दोबारा आते हैं वीएस कोड पे। तो यहाँ पे हम 6 डिजिट्स दे सकते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम एफ हो सकती है। मैं यहाँ पे अगर डार्क ग्रे कलर देना चाहूँ, ए, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हम 6 डिजिट्स दे सकते हैं टोटल, जिसमें से पहले जो 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट होंगे वो होंगे रेड, ठीक है, जिस तरह से RGB में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसमें फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं रेड के, और सेकंड 2 ग्रीन, और थर्ड ब्लू, ठीक है। इस तरह से हम वेरिएशन कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सही है। अभी मुझे डार्क ग्रे चाहिए तो मैं A9 रख लेता हूँ और अप्लाई करके देखते हैं। सेकेंड भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। ये कलर अप्लाई हो गया, नज़र तो आ रहा है ना, काफ़ी अजीब कलर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते वक्त अच्छे अच्छे कलर्स चूज़ करें, और ऐसे कलर्स चूज़ करें जो कि वेबसाइट में यूज़र को दिखने में मतलब अच्छा लगे, ऐसा ना लगे जैसे कि अभी ये मैंने कलर चूज़ किया है, आंखों में चुभ रहा है ना, इस तरह के कलर्स हम चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो रफली है। अच्छा, वैसे हम कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक है मटेरियल कलर कोड। मटेरियल डिज़ाइन के कुछ कलर्स हैं जो कि अच्छे कलर्स होते हैं, यानी कॉम्बिनेशंस में मिला के अगर हम खुद से बैठ के कॉम्बिनेशंस मिलाएं तो आज काफ़ी अजीब अजीब से कलर्स हमारे पास। अच्छा, तो गूगल करके भी हम अच्छे अच्छे कलर्स ढूंढ सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लूँ बैकग्राउंड के लिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड और पर्पल भी थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं जी। यहाँ पे येलो है, ये वाला येलो लगा दें अगर, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से RGB देखते हैं। RGB में हमारे पास एक और भी कलर स्कीम होता है जो कि होता है ओपेसिटी स्कीम, अल्फा वैल्यू। अगर मैं इसको भी RGB में दे दूँ, RGB, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और पैराग्राफ होगा इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, डार्क ग्रे या मैजेंटा दे देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखें, VS कोड के थ्रू हम यहाँ से भी इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ,
और यहाँ देखो मेरे पास एक और जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, क्या हो गई, RGB A। RGB तो हमें पता है, लेकिन ये फोर्थ चैनल जो भी आया है A, ये क्या है, ये है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू हमारे पास जो उसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। 0 से 1 तक, 0 यानी कि फुली ट्रांसपेरेंट, और 1 यानी कि कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। अगर मैं इसको यहाँ पे फुल कर देता हूँ, यानी इसको कॉमा 1 कर दूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, तो इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अगर मैं इसको कर दूँ 0.5, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी अब लग रही है कि कम हो गई, ठीक है, नीचे येलोइश नज़र आ रहा है जिसकी वजह से इसके कलर डल हो गया। अच्छा, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं, कर देते हैं ब्लैक। अच्छा, ब्लैक के लिए मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू देनी होगी, 0, ठीक है। ये हमारे पास होगी RGB A। RGB A क्लियर है। इसी तरह से हम ये जो अल्फा वैल्यू है वो एक्स में भी दे सकते हैं। अगर हम एक्स में देंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, हैश जो 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे एक डार्क ग्रे बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, A9, ठीक है, ये हमारे पास डार्क ग्रे बैकग्राउंड है, 6 वैल्यूज हो गई हमारे पास। और जो 7th और 8th वैल्यू होंगी ना वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होंगी। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 8C, रैंडमली कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है आपको, क्लियर है। अगर मैं 8C, ये जो लास्ट के 2 वैल्यूज हटा दूँ, ये देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी अब नहीं रही, क्लियर है ये। अच्छा, अभी जो मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रहा हूँ ये सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ कलर पे हो रहा है, सही है। जो बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ उसी पे हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना। अब मैं एक और चीज हमारे बुक में भी है, ओपेसिटी, इसको मैं फिर से कर देता हूँ मैजेंटा। और मैं इस पैराग्राफ को एक डिफ के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, या डिफ के अंदर ना भी रखें, सिर्फ पैराग्राफ को देखें। इसकी अगर ओपेसिटी मैं कर दूं, ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास CSS की, उसकी वैल्यू भी हम 0 से लेकर 1 तक देते हैं, 0.5 कर दूं, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, पहले जब मैं अल्फा वैल्यू ट्रांसपेरेंट कर रहा था तो क्या हो रहा था, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा था, ऐसे ही है, बैकग्राउंड कलर डल हो रहा था। लेकिन अब कोई नोट कर रहा है कि टेक्स्ट भी जो है उसका कलर भी डल हो गया, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, अब देखें ओपेसिटी, अच्छा, टेक्स्ट पे मैंने दे दिया, क्या, जिस प्रॉपर्टी पे मैं कलर का अल्फा वैल्यू देता हूँ सिर्फ वही जो है ब्लर होता है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ओपेसिटी क्या करता है, जो एलिमेंट होता है, यानी अभी सेकेंडरी के सिलेक्टर पे मैंने लगाया, क्लास सिलेक्टर पे, तो ये जिस एलिमेंट पे लगा हुआ होगा उसके डिसेंडेंट यानी उसके चाइल्ड, अगर ये एक डिव होता तो इसके चाइल्ड और उसके चाइल्ड, जितनी भी एलिमेंट्स इसके अंदर होती वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती। अभी फिलहाल तो सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट जो है और बैकग्राउंड ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते, लेकिन अगर इसके अंदर चाइल्ड कोई हो, एक और एलिमेंट होता तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो फर्क समझ आया ओपेसिटी और अल्फा के अंदर, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अजीब कलर हो गया। और आते हैं अपने बुक की तरफ। अच्छा, कलर बाय नेम हम देते हैं वैल्यूज, और कलर RGB वैल्यू देते हैं, और एक्स कोड देते हैं। इसके अलावा एक और भी है HSL जिसे कहते हैं, ह्यू सैचुरेशन और
ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, HSL, ये भी एक कलर की वैल्यू हम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें कलर की वैल्यू दे दूँ HSL, ये बहुत ही कम यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इसमें आपके पास फर्स्ट चैनल जो होता है वो होता है ह्यू, ये होता है हमारे पास डिग्री में देना होता है। अगर मैं इसको भी ज़ीरो करता हूँ, अभी फ़िलहाल हम ब्लैक कलर कलर देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, और सेचुरेशन हम देते हैं सेकंड चैनल परसेंटेज पे, तो इसको भी मैं देता हूँ 0%, और लाइटनेस भी हम परसेंटेज पे देते हैं। ये तीन चैनल हैं, एक डिग्री होगी और दूसरा परसेंटेज होगा और तीसरा भी परसेंटेज होगा हमारे पास, ठीक है। और इनकी मैक्सिमम वैल्यूज 0 से लेकर फर्स्ट चैनल की 360 तक होगी, और परसेंटेज की 100 तक होगी। यानी अभी मैंने सारे ज़ीरो करे थे तो ब्लैक कलर आ रहा था, और सारे मैक्सिमम वैल्यू कर दें तो देखते हैं हमारे पास वाइट आनी चाहिए 360, और यहाँ पे मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देता हूँ 100%, ठीक है। हमारे पास वाइट कलर आ गया। अभी फ़िलहाल मेरे को अगर ज़ीरो चाहिए इस तरह से, आप ये कलर प्रैक्टिस करके चेंज करके देखें, एक दो बार यूज़ कर लें। वैसे ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होती हैं RGB और एक्स वैल्यूज़, ठीक है। वो काफ़ी इजी टू रिमेंबर है, और कलर कॉम्बिनेशन उनसे बनाना काफ़ी आसान है। क्लियर है, तो इसमें परसेंटेज साइन देना लाजमी है। प्रॉब्लम अगर आ रहा है कुछ, बैक अप्लाई क्यों नहीं? जी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ओपेसिटी हमने देख लिया, RGB है। बस कलर के चैप्टर में हमारे पास फिलहाल यही यही तरीके से हम अपने वेबसाइट में किसी भी एलिमेंट में कलर लगा सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्स्ट पे हम कलर लगाते हैं वो प्रॉपर्टी हमें पता लग गया क्या है, कलर। और जो बैकग्राउंड पे हम लगाते हैं वो क्या है, बैकग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास टेक्स्ट का है। टेक्स्ट यानी कि हम अपने वेबसाइट के फॉन्ट्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं और फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं तीन टाइप फेस हमारे पास होते हैं, टाइप फेस टर्मिनोलॉजी। ये हमारे पास देखें, अगर हम अभी मैं ये सारे कलर वगैरह हटा दूँ पहले। ठीक है, अभी आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उसमें एज है, जितने भी कॉर्नर हैं टेक्स्ट के, अल्फ़ाबेट्स के या लेटर्स कह लो, इनके एज जो है शार्प है। ऐसे ही है, एच है इसका एज शार्प है, ई है इसका एज शार्प है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कौन सा टाइप फेस मिलता है, सेरिफ। यानी सेरिफ जो है उसके जो हमारे HTML में और ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट होता है वो कौन सा होता है, सेरिफ, जिसके एज शार्प होते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप फेस हमारे पास क्या है, सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ बिल्कुल प्लेन होते हैं, उसके एज बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ऐसे ही है। एक तो हमें ये पता चला कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ब्राउज़र का कौन सा होता है, HTML का सेरिफ। और थर्ड हमारे पास जो टाइप फेस है वो क्या है, मोनोस्पेस। मोनोस्पेस में क्या होता है, जो विड्थ होती है ना हर लेटर की विड्थ इक्वल होती है। वैसे हम नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स में देखें, यहाँ पे आई होती है और एल होता है स्मॉल, उनके विड्थ जो है कम होते हैं बजाय एम के, ऐसे ही है ना। और हर लेटर के विड्थ डिफरेंट होते हैं,
लेकिन मोनो स्पेस में क्या होता है, जितने भी लेटर्स होंगे उनके विड्थ इक्वल होंगे। अब इस आई की विड्थ देखो, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, एम के विड्थ के। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं नॉर्मली टाइप फेस। ये विजुअली रीडेबिलिटी में हमारे पास हेल्प करते हैं। जब भी यूज़र आपके वेबसाइट में विजिट करेगा तो आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपके टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल रीडेबल है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास होती है लाइन हाइट भी हमारे पास होती है कि टेक्स्ट के लेटर की हाइट क्या होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास CSS में, वो अप्लाई कर, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास सेलेक्टर पे भी अप्लाई कर लेता हूँ, बल्कि मैं पूरे बॉडी पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली। क्या होगा हमारे पास, सेरिफ तो ऑलरेडी है, इसको कर देते हैं सैंस सेरिफ। ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने फॉन्ट फैमिली को CSS प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने एक और बताई थी लाइन हाइट की, कि आपके फॉन्ट्स की जो लाइन हाइट होगी वो कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। वो हम देते हैं, अभी फिलहाल हम पिक्सल देख लेते हैं, 20 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ चेंज आया। अभी इसकी लाइन हाइट जो है 20 पिक्सल है, अगर मैं इसको मज़ीद और बढ़ा दूँ 50 कर दूँ। ठीक है, ठीक है, हर लाइन की हाइट अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वाजे नज़र आ रहा हो। अभी इसकी लाइन हाइट क्या है, 50 पिक्सल। क्या इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान 50 पिक्सल का गैप आएगा। इसको हटा देते हैं फिलहाल। और इसके अलावा हमारे पास फॉन्ट वेट हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे फॉन्ट का वेट क्या होगा। वेट से क्या हमें समझ आ रहा है, बोल्ड और उसकी थिकनेस, यानी वो कितना थिक होना चाहिए। ये भी अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट की। ठीक है, फॉन्ट वेट की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इस नंबर्स में जो हमारे पास रेगुलर साइज होता है ना, जो हमें नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, वो होता है 400। जो फॉन्ट का साइज होता है, इसको अगर मैं 400 करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके थिकनेस में कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, फिर भी नज़र नहीं आ रहा शायद। खैर, अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं 700, और इसको 3 किसी और तरीके से करते हैं। ठीक है, बोल्ड हुआ, यानी 400 से ऊपर हम करेंगे तो ये बोल्ड होगा, और उससे नीचे करेंगे ये 3। अच्छा, इसको हम बाय नेम भी कर सकते हैं, लाइट। अगर मैं इसको कर दूं, 3 प्रॉपर्टी है नहीं, लाइटर की प्रॉपर्टी है हमारे पास, लाइटर। तो इसकी वेट बिल्कुल लाइट होगी। अच्छा, मैं हेडिंग पे अप्लाई करके देखते हैं, शायद उस पर हो जाए। H1 पे एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू मैं कर लूँगा फॉन्ट वेट 100। ठीक है, H1 हमारे पास बिल्कुल 10 हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल्स हमारे पास क्या होंगे फॉन्ट्स के, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। इटैलिक और ऑब्लिक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इटैलिक और इसके लेटर्स में आप देखें थोड़े ऑब्लिक जो है थिनर है उनसे। ये भी आप स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हैं। हमें अगर स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, और बिल्कुल हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक के। मैं इसको ऑब्लिक कर देता हूँ।
फ्रेश, ठीक है। मैं अभी पूरे बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए जो है हमारे पास हर एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई हो रही है। ये चीज़ समझ आ रही है क्यों हो रही है? क्योंकि फॉन्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है जो कि पेरेंट से इनहेरिट होती है। अगर हम उस एलिमेंट को वो प्रॉपर्टी फॉन्ट की नहीं देते तो वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर ले। क्लियर है? अच्छा, इस तरह से हमारे पास स्ट्रेच है, और स्ट्रेच में हमारे पास कंडेंस्ड होता है, रेगुलर होता है और एक्सटेंडेड होता है। ये आपको विजुअली फर्क नजर आ रहा होगा। कंडेंस से क्या हो रहा है, टेक्स्ट कंडेंस हो रहा है, जैसे कि सुकड़ रहा है, ऐसा ही है। और रेगुलर तो हमारे पास नॉर्मल होता है, और एक्सटेंडेड में हमारे पास खिंचा हुआ, फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे हम फॉन्ट्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूँ, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। पिक्सल क्या है हमारे पास? एक साइज की यूनिट है जी। कंटेंट्स रेगुलर और, अच्छा अभी लगा लेते हैं जी। अगर एक लाइन पे दो तीन टेक्स्ट पे करने हैं जी, बिल्कुल, उस पर हम क्लास लेक्टर से करते हैं, अभी करते हैं। अच्छा, आप किसका पूछ रहे थे? स्ट्रेच का जी। इसमें कर देते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉन्ट स्ट्रेच की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉन्ट स्ट्रेच की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें आपके पास कंडेंस्ड है, मैं बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी फिलहाल, सही है। और फॉन्ट साइज अभी रहने देते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। पहले ये 3 लाइन्स पे आ रहे थे, गैप्स ज़्यादा ले रहे थे। अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए 2 लाइन पे नॉर्मल करने से ये नॉर्मल हो गया और कंडेंस नहीं है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास? एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड भी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडेड भी है। ये सारी चीज़ें आप घर पे ट्राई कर सकते हैं जी। एक दो पे करवा के दिखाऊं? जी बिल्कुल। अभी मैं एक सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। एक सिलेक्टर जैसे कि कस्टम, टेक्स्ट स्टाइल मैं अपना बना लेता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल का एक सिलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल, इसमें मैं फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स, और इसको कंडेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्ट्रेच, कंडेंस, और इस पर फॉन्ट वेट भी लगा लेते हैं। अच्छा, ये क्लास हमें यूज़ करना है, टेक्स्ट स्टाइल का क्लास होगा, या मैं स्पैन के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पैन का टैग बना लेता हूँ। स्पैन, इस पर क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मैं रख लेता हूँ, जो यहाँ से ये जो भी लिखा हुआ है लेबोर एड तक, यहाँ तक मैं जो है इस पर अपने कस्टम टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस पर मैंने क्लास लगा दिया स्पैन। स्पैन पे मैंने क्लास लगाया टेक्स्ट स्टाइल का। क्लियर है? अब ये जो स्टाइल मैंने अप्लाई की है, ये किस पे अप्लाई होगी? जो स्पैन आ रहा है, स्पैन कहाँ से आ रहा था? ये लेबर से लेकर एड तक, नज़र आ रहा है? इसमें और इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? क्लियर है? अब आगे बढ़े। अच्छा, इसका साइज़ भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि और वाज़े नज़र आ जाए। इसके साथ साइज़ भी देख लेते हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज़ की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसकी साइज़ रख दूँ 14 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने बॉडी में
फॉन्ट साइज नहीं दिया, ठीक है, कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब नज़र आ रहा है कि इस फॉन्ट का साइज छोटा हो गया उससे, ऐसा ही है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो HTML और ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होती है वो कितनी होगी, 16, ठीक है, क्योंकि हमने 14 करा तो वो थोड़ा छोटा हो गया, और इसको अगर 16 कर दें तो ये बिल्कुल उसके इक्वल साइज़ की हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, जो पिक्सल है हमारे पास, ये एक यूनिट है साइज़ की। ये पिक्सल के बारे में सबको पता है। पिक्सल हमारे पास रेजोल्यूशन, यानी जो हमारी स्क्रीन साइज़ है, स्क्रीन साइज़ के अंदर जो रेजोल्यूशन हमारा होता है वो पिक्सल टू पिक्सल काउंट होता है, ठीक है। यानी इस स्क्रीन में हमें जो भी नज़र आ रहा है वो एक छोटे छोटे से बॉक्स हैं। यानी अगर इसकी रिजोल्यूशन मैं कर दूँ कि कह दूँ कि 1368 है, ठीक, ठीक है, 1368, तो मतलब क्या होगा, इसकी पिक्सल्स जो है, इसकी विड्थ पे 1368 पिक्सल्स हैं। क्लियर है? एक पिक्सल एक टाइनी बॉक्स होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और यूनिट्स भी होते हैं, दूसरे यूनिट्स, जैसे कि हमारे पास एक यूनिट और होता है एम। पिक्सल तो समझ आ गया है ना? अगर मैं इसको 32 पिक्सल कर दूं, ठीक है, अब जो मेरा कस्टम फॉन्ट जिस पे मैंने लगाया था उसकी साइज क्या हो गई, 32 पिक्सल, ये बढ़ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और फॉन्ट साइज आता है जिसे हम कहते हैं एम, ठीक है। अगर मैं इसकी साइज कर दूं 2M या 1M कर दूं, जो हमारा कस्टम फॉन्ट हमने लगाया टेक्स्ट स्टाइल की क्लास पे, उस पर हम फॉन्ट साइज लगा देते हैं 1EM। अगर मैं इसको सेव कर दूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो फॉन्ट साइज हमारे पास दोबारा से नॉर्मल हो गई, यानी 1EM अभी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 पिक्सल। अगर मैं बॉडी पे फॉन्ट साइज लगा दूँ, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, सही है। तो अब ये 1EM कितना रिप्रेजेंट करेगा, 2EM। मैंने तो 1EM ही डिफाइन करा है ना, 1M। पहले ये 16 पिक्सल दे रहा था, क्यों 16 पिक्सल दे रहा था अभी हमें समझ आएगा ये। अभी देखें, इसकी साइज मैंने चेंज नहीं की, 2EM मैंने नहीं करी, 1EM ही है। लेकिन जो बॉडी की साइज होगी ना, जो इसके पेरेंट की साइज होगी, ये उसी से इनहेरिट करेगा अब साइज। यानी अब जो इसने साइज लिया है ना, 32 पिक्सल लिया है सबके लिए। अगर मैं इसको 2EM कर दूं तो ये कितना लेगा, कितना लेगा, 64। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट के रिलेटिव ये साइज दे रहा है। क्लियर है? ये यूनिट इस तरह से यूज होता है, देख लेते हैं। अगर मैंने इसको 2EM कर दिया, काफ़ी बड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, बॉडी को मैंने 32 दिया है, ये सारे लेटर कितने के हैं, 32 के, ऐसे ही है। लेकिन जिस जिस पे मैंने टेक्स्ट का अपना क्लास लगाया था, टेक्स्ट स्टाइल का, वो कितने की हो गई, 64। इससे हमें क्या पता लगा कि ये रिलेटिव टू अपने पेरेंट, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, जितनी पेरेंट एलिमेंट की फॉन्ट साइज है ये उतनी साइज रखेगी। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ 0.5, तो ये क्या करेगी, 32 की हाफ क्या होगी, 16। तो इसने क्या करा, जो हमारे पेरेंट फॉन्ट साइज है उससे हाफ इसने ले ली फॉन्ट साइज। क्लियर है? जी, जी बिल्कुल इसी पे आ रहा हूँ। अब REM जो हमारे पास आया है, इसका एक बेटर एडवांसमेंट आया है। इसमें कुछ मसले थे एम में। एम जो है हमारे पास काफ़ी पुरानी यूनिट है, जो टाइपराइटर वगैरह होते थे ना, वो भी यही यूज़ करते थे। तो REM हमारे पास क्या होता है, अब EM में सबसे पहले एक मसला है, वो मसला देख लेते हैं। उसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया था, REM। इसमें मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ कॉमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ,
ये हटा देते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ यूएल, ठीक है। और यूएल का चाइल्ड होगा एल आई, इसमें होगा आइटम 1। और एक और लिस्ट बना लेते हैं एल आई के अंदर यूएल, ठीक है। इसके अंदर एक और इंडेंटेशन का, खैर अभी जो चीज़ समझने की है उस पर फोकस रखें, यानी नेस्टेड लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें होगा आइटम 2। और इस यूएल के अंदर एक और यूएल होगा, और इसमें मैं रख दूं अगर आइटम 3, ठीक है। फ्रेश, ये भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे मैंने कोई क्लास अप्लाई नहीं करा, मैं यहाँ पे आके बजाय इसके सिलेक्टर के मैं इसको कर देता हूँ यूएल पे अप्लाई, यानी यूएल सिलेक्टर जितने भी हमारे पास यूएल हैं उनकी साइज क्या हो, 0.5 em। 0.5 em कितनी होगी, 8, ठीक है, 8 पिक्सल हो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप नोट करें, शायद आपको नज़र नहीं आता कि विजुअली पहला वाला थोड़ा बड़ा है, यानी पहले वाले का साइज क्या हो गया, 8 पिक्सल, और दूसरे का साइज क्या होगा, 4, तीसरे का। अच्छा, इसको इस तरह से करके देखते हैं बड़े साइज। 2 em मैंने करा, काफ़ी बड़ी होगी, और साइज हमने लगाया, जूम कर दिया मैंने, ठीक है। लाइन हाइट हटा देते हैं, लाइन हाइट की वजह से जो मसला आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला साइज आ रहा है 2 em, यानी 16 का डबल, और तो कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया ना बॉडी, 16 का डबल, ये क्या होगा 32, और ये क्या होगा 64। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि पेरेंट का साइज सबसे पहले तो 16 है हमारे पास, तो उसने यहाँ पे सिर्फ 16 रख दिया, सॉरी। अच्छा, जो पेरेंट का साइज होगा पहले तो वो साइज रख देगा, उसके हिसाब से हमने डबल रखा है तो डबल रखेगा। तो फिर देखेगा इसके पेरेंट, इसका पेरेंट कौन सा है, इसके ऊपर वाला यूएल है, ऐसे ही है। इसका पेरेंट ये तो सेकंड यूएल है ना, इसके ऊपर भी तो एक यूएल था, तो इसने देखा ऊपर वाले यूएल का साइज 32 है, तो इसने क्या करा, उसको 32 को डबल करा, 64 करा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखेगा कि इसका साइज 64 है, तो इसके चाइल्ड का साइज क्या करेगा, मजीद 2m, तो ये कितना होगा 128। तो मतलब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो, एक्सपोनेंशियली नहीं तो ये मल्टीपली ग्रो कर रहा है, जितने भी इसके चाइल्ड होंगे तो ये अपने पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, यानी पेरेंट से जो साइज है उसके रिलेटिव वो साइज रख रहा है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, आर ई एम। आर ई एम मतलब रूट एम। ये जो हमारे पास यूनिट है, ये क्या कहता है, जो भी रूट का साइज होगा ना उसके हिसाब से आपने इसकी साइज रखनी है, ठीक है। अब रूट का साइज हमारे पास क्या है, 16, ऐसे ही है, तो इसकी ओवरऑल साइज क्या होगी, 2 em रखा है ना मैंने, तो ये कितनी होगी 32। अब देखिए सारे जो चाइल्ड्स हैं ना वो तो अभी भी चाइल्ड हैं, लेकिन सब में मल्टीपली ग्रो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, 0.5 कर दूं, तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, 8 पिक्सल। 8 पिक्सल होगी, लेकिन सबकी एक इक्वली डिवाइडेड है। क्लियर है ये चीज़, एम्स और रेंस में फ़र्क क्लियर है। अच्छा, ये एक यूनिट है, ये सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं, आप विड्थ और हाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। और खैर इससे थोड़ा यूज़ करके देख लें, बॉक्सेस में भी आगे जाके आप बॉक्सेस का चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें भी आप ये चीज़ें प्रैक्टिस में रखें, पिक्सल। अच्छा, इसके अलावा और भी होती है हमारे पास, परसेंटेज भी होता है। अगर मैं इसको रख दूँ 100%, ठीक है, परसेंट भी हमारे पास एक यूनिट है साइजिंग के लिए, तो 100% पे क्या होगा,
कोई बता सकता है 100% पे इसका पिक्सल क्या होगा? 16, बिल्कुल। अगर मैं इसको 200 कर दूं तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी वही एम वाला मसला है, यानी ये परसेंट देख रहा है, अपने पेरेंट का परसेंट देख रहा है, जो उसके पेरेंट का साइज है उसके हिसाब से वो परसेंट चाइल्ड को दे रहा है। क्लियर है? जी। बाय डिफॉल्ट, 100% पे है 16 पिक्सल पे। वेब पेज के टेक्स्ट की बात हो जी। 200 REM करती है, काफ़ी ज़्यादा हो गया 1 REM। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एम्स और रैम्स क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं फॉन्ट्स अपने वेबसाइट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा हर वेबसाइट में डिफरेंट तरीके से फॉन्ट्स अप्लाई की हुई है। काफ़ी काफ़ी ओनर्स ऐसे करते हैं कि वो अपने वेबसाइट्स के लिए फॉन्ट्स खरीदते हैं और बड़े महंगे महंगे ये फॉन्ट्स बिकते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो फॉन्ट्स यूज़ करेंगे वो फ्री वाले। कौन से? फॉन्ट्स डॉट गूगल.com, यानी गूगल फॉन्ट्स। ठीक है। गूगल हमें जो है तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखें 1394 फैमिलीज, मतलब फॉन्ट फैमिलीज 1394 फॉन्ट फैमिलीज हैं जो कि हमें ये फ्री में यूज़ करने के लिए देती है। और यहाँ से हम कुछ फॉन्ट फैमिलीज अपने वेबसाइट पे अप्लाई कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको कमेंट कर और दोबारा से अपने पैराग्राफ को करते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फैमिली लगी हुई है? सेरिफ। इसको भी हटा देते हैं या देख लेते हैं गूगल से कोई पहले फॉन्ट सेलेक्ट। अच्छा, फॉन्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट्स जो हमारे पास होती हैं वो टॉप पे नज़र आ रही है। ठीक है। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं अगर किसी फॉन्ट का हमें नाम पता है तो। और सेंटेंस लिख के हम उससे देख भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ, माय ओन सेंटेंस, ठीक है, ये उसी सेंटेंस के हिसाब से मुझे उस फॉन्ट का स्टाइल दिखाएगा। क्लियर है? मैं रोबोटो सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं जूम आउट कर दूँ, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है। ये समझ आ रहा है क्या है? 300 इटैलिक, लाइट 300, लाइट 300, इसमें से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 400 रेगुलर। ये जो 400 है, ये मैंने फॉन्ट वेट में बताया था कि नॉर्मल जो फॉन्ट वेट होता है फॉन्ट का क्या होता है? 400। अच्छा, यहाँ पे 400 इटैलिक है, मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल 400। अगर आपने इटैलिक सेलेक्ट करना है फॉन्ट तो आप वो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे ये दिख रहा है सिलेक्ट दिस स्टाइल, ऐड लिखा हुआ है। क्लियर है? इसको मैं छोटा कर, सिलेक्ट दिस स्टाइल 400, इस पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखा आपने कार्ड की तरह रोबोटो रेगुलर 400 हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है। ये हमारे पास ऐड हो गया तो नीचे यहाँ पे देखें हमारे को ये क्या दे रहे हैं? लिंक। दो दो रेडियोस दे रहा है ना, ये रेडियो या चेक बॉक्स है? रेडियो। ये दो रेडियोस हमें दे रहा है, लिंक या इंपोर्ट। हम यूज करेंगे लिंक। तो यहाँ से इस लिंक को हम कॉपी करेंगे। तो एक लिंक ले लेते हैं फिलहाल। क्या ये लिंक्स मैंने कॉपी करे और इसको कहाँ पेस्ट करेंगे? हेड पे। ठीक है। इसको मैं हेड पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसे इंटरनेशन देते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे हम यूज कर रहे थे अपने फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर रहे थे प्रॉपर्टी के थ्रू, बिल्कुल गूगल भी हमें बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉन्ट फैमिली जो भी इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है? रोबोटो। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में हम क्या लिखेंगे?
रोबोटो। ठीक है। अच्छा, इसको शायद इस तरह से लिखना है। अब चेक करते हैं। ठीक है, फॉन्ट हमारा चेंज हो गया। सही है, क्लियर है। या कोई और फॉन्ट लगा दें। अच्छा, इसके साथ हम अ, एक और फॉन्ट भी लगा दें, थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट। ये लग रहा है थोड़ा फैंसी है। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं, रोबोटो को। अच्छा, इसको सिलेक्ट करते हैं, रेगुलर। इसका नाम क्या है, व्यू रैवेज। व्यू रैवेज। और ये लिंक हम कॉपी करते हैं, इसको हेड में पेस्ट करेंगे। कि यहाँ पे इसका नाम हम लिख देंगे, जो भी नाम है। जी, व्यू रैवेज का नाम यही है। पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल हमारे पास चेंज हो गई थी। लिंक क्यों डाला है? अच्छा, ये हमारे पास एक तरीका होता है फॉन्ट ऐड करने का अपने वेबसाइट में। अच्छा, लिंक इसलिए डाला है कि हमारे कंप्यूटर में तो ये फॉन्ट स्टाइल मौजूद नहीं है, ऐसे ही है। हमारे कंप्यूटर पे जो फॉन्ट स्टाइल, या यूज़र के कंप्यूटर पे कह लें, जो फॉन्ट स्टाइल वहाँ पे मौजूद है वो क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलन लिख देता हूँ, देखो ये फॉन्ट फैमिलीज अभी हमारे पास इस पीसी में इंस्टॉल है। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो कोई अलग से स्टाइल फॉन्ट फैमिली डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फॉन्ट्स खरीदते हैं। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें फॉन्ट्स ऑफर करती हैं डिफरेंट प्राइस पे। ठीक है, काफ़ी महंगे महंगे प्राइस पे ये फॉन्ट्स बिकती हैं। तो गूगल हमें फॉन्ट्स देता है फ्री में। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा वेब पेज लोड होगा, तो हेड में क्या होता है, हेड के अंदर हम अपने वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ऐसे ही है। हमने यहाँ पे अगर लिख दी है CSS की, तो जैसे ही ब्राउज़र हमारे पेज HTML पेज को लोड करेगा, तो वो क्या करेगा, हेड में देखेगा कि यहाँ पे एक CSS की फाइल लिंक्ड है। पहले वो जाके CSS की फाइल लेके उसके ब्राउज़र के साथ अटैच करेगा, उस वेबसाइट के साथ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर फॉन्ट हमारे पीसी में मौजूद नहीं है, तो ये लिंक्स क्या करेंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही हमारा पेज ब्राउज़र लोड करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को पता होना लाजमी है कि इस URL से, यानी गूगल फॉन्ट्स का जो वेबसाइट है, वहाँ से जाके आपने ये वाला फॉन्ट फैमिली पहले लेकर आना है। फिर इस वेबसाइट के अंदर ये फॉन्ट फैमिली जो है यूज़ हो रहा है, उसमें ये शो करवाना है। क्लियर है? इसीलिए हम इसको लिंक्स में दे रहे हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि पहले बताएं, ये तरीका आपको समझ आया कि हम अपने वेबसाइट में फॉन्ट्स किस तरह से लगा सकते हैं? जी। जी, थोड़ा ज़ोर से बोलें। प्री कनेक्ट, कहाँ लिखा है प्री कनेक्ट? text.html कहाँ है ये? ये रिलेशन है ना, रिलेशन हमने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन हमने दिया है स्टाइल शीट का। ये प्री कनेक्ट गूगल वालों ने कोई रिलेशन बताई होगी अपने फॉन्ट्स की। ठीक है जी, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तरीका हो गया कि हमारा ब्राउज़र ऑनलाइन, यानी जब हमारा वेबसाइट लोड होगा किसी भी यूज़र के पास, तो ब्राउज़र क्या करेगा, इस लिंक से फॉन्ट ले आएगा। लेकिन एक और तरीका ये भी है कि आप फॉन्ट्स को डाउनलोड करके जो है अपने वेबसाइट के साथ अटैच कर लें। तो उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये तरीका काफ़ी आसान और सिंपल था। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट डाउनलोड करके कैसे हम अपने वेबसाइट में लगाएं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देखें, पीछे वालों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑल का ऑप्शन, सही है। फिर मैं इसको कर दूँ, मैं एक ही फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके फोटो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड ऑल का बटन नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इस फोल्डर में जाके इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास फोल्डर आ गई और इस फोल्डर को उठा के मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके अप्लाई करने का तरीका क्या होगा हमारे पास CSS में, हमारे बुक में जो ये फॉन्ट फेस हमें एक टॉपिक है हमारे पास, फॉन्ट फेस, ठीक है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस में बिल्कुल इस तरह से हम लिखते हैं, बिल्कुल टॉप पे अपने CSS के फाइल पे @फॉन्ट फेस, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली, जो कि हम उसको नाम डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि ये इसका नाम होगा, यानी हम कस्टम नाम अपने तरफ से उसको दे सकते हैं। और उसके बाद हमें बतानी होगी सोर्स, ठीक है। सोर्स में हम क्या देंगे, URL जहाँ पे हमारा फॉन्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और अपने CSS की फाइल में आके सबसे टॉप पे, ठीक है, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ माई फोन, ठीक है। और URL मेरा क्या हुआ है यहाँ पे, ./roboto। अच्छा, इसमें हमने जो डाउनलोड करी है ना उसमें तकरीबन सारी आ गई हैं, हमें कौन सा चाहिए, रेगुलर, रोबोटो रेगुलर .ttf, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने नाम रखा है माई फोन, ठीक है। ये रोबोटो फॉन्ट हमारे पास लग गई है। अब कैसे लगी है ये, डाउनलोड करके,